ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਣ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਬਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। जनता को यह है जानने का कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है, कि इससे घूसखोरी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये गुप्त तरीके से दान दिया जाता है। तो इसलिए वही कंपनियां ज़्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देंगी उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो ऐसी सरकार चला रही है जिससे उन कंपनियों को कुछ फायदा दिया जा सके। और हम लोगों ने बोला था कि इससे जो पार्टियां सरकारों पर काबिज हैं उनको बहुत फायदा होगा, और जो पार्टियां सरकारों पर काबिज नहीं है उनको कोई चंदा नहीं मिलेगा। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਣ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਬਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਘਪਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम बनाई इस भाजपा सरकार ने कि गुप्त तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जा सके, और उसको हम लोगों ने चुनौती दी 3 आधार पर कि भाई ये तो जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, कि जनता को यह हक है जानने का कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है। दूसरी बात कि इससे घूसखोरी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये गुप्त तरीके से दान दिया जाता है। तो इसलिए वही कंपनियां ज़्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देंगी उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो ऐसी सरकार चला रही हैं जिससे उन कंपनियों को कुछ फायदा दिया जा सके, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके, उनके हक में पॉलिसी बनवाई जा सके वगैरह वगैरह। और हम लोगों ने बोला था कि इससे जो पार्टियां सरकारों पर काबिज हैं उनको बहुत फायदा होगा, और जो पार्टियां सरकारों पर काबिज नहीं है उनको कोई चंदा नहीं मिलेगा। आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका मान ली और रद्द कर दिया, और स्टेट बैंक को बोला कि इसका खुलासा किया जाए कि किसने किसको चंदा दिया, और जब ये चीज़ बाहर आई तो ये पता लगा कि ज़्यादातर पैसा उन्हीं कंपनियों ने उन्हीं पार्टियों को दिया जिनसे उस कंपनियों को कोई फ़ायदा मिल रहा था, जिनकी सरकारों से। और तो इसका मतलब ज़्यादातर घूस के तौर पर ये पैसा दिया गया, और ये कई तरह के फ़ायदे दिए गए इन कंपनियों को उन सरकारों द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, पॉलिसी उनके फेवर में बनाई गई। उसके अलावा जो उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स या सीबीआई का कुछ एक्शन चल रहा था किसी कंपनियों के खिलाफ, ठीक, उसको रोक दिया गया,
उस चंदे की वजह से, या फिर कुछ ऐसी दवाई बनाने वाली कंपनियां थीं जो बहुत खतरनाक जानलेवा सब स्टैंडर्ड दवाइयां बना रही थी और उनके खिलाफ ड्रग कंट्रोलर या तो एक्शन ले रहा था या लेना चाहिए था। उन्होंने चंदा दिया और फिर वो दवाइयां चलने दी गई। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੱਸ। कई सारी थी, कई तो कुछ कफ सिरप्स वगैरह थे, लेकिन एक बहुत खतरनाक दवाई थी रेमडेसिविर, जो कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत प्रमोट भी करी। बहुत महंगी दवाई थी और वो बहुत ही खतरनाक जानलेवा दवाई थी, जिससे कि फायदा तो बहुत कम हुआ और बहुत सारे लोग उसके वजह से मर गए। और इसका अगर पूरा कोई जांच करी जाए तो पता लगेगा लाखों लोग उस दवाई की वजह से मरे। तो उस दवाई को चलने दिया गया। गुजरात की कंपनी थी जाइडस कैडिला जो बनाती थी दवाई, उसको चलने दिया गया क्योंकि उन्होंने कई 100 करोड़ भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिए दे दिए। तो इसलिए ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसी वजह से वर्कला प्रभाकर जो निर्मला सीतारमन के पति हैं वो ये कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये तो बहुत संगीन अपराध है, इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस ले लेना। तो इसलिए ये पता लगना चाहिए कि कौन लोग उस कंपनी के इस घोटाले में शरीक थे, कौन लोग उस पार्टी के, कौन लोग उस सरकार के, और कौन लोग इन ईडी, आईटी, सीबीआई में जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे, इसके जरिए घूस ली जा सके। इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद उन लोगों का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कानून के तहत। प्रशांत जी, जो कुछ इस वक्त हो ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ दुखों तकलीफों के विच इस वक्त निकल रही है। देखिए, आज बहुत लोग ये कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच है, इस भाजपा सरकार ने और मोदी ने इस देश में लोकतंत्र को हाशिए पे ला दिया है, और ये बहुत तरह से किया गया है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जितने भी स्वतंत्र संस्थान थे उन पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और उनको सरकार के तहत ले आया गया है। उसमें प्रमुख तौर पर मीडिया, जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अखबार बड़े बड़े या बड़े बड़े टीवी चैनल्स, उन सबको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और वो सरकार के प्रचार का एक तंत्र बन गया है। ठीक। और वही जो नफरत और झूठ सरकार या भाजपा फैलाना चाहती है, वही फैलाने में वो लोग मदद कर रहे हैं भाजपा की। ये इस वजह से हुआ है, कईयों को तो सरकारी इश्तिहार दिए जाते हैं सैकड़ों करोड़ के, जो उससे काबू में आ जाते हैं वो ठीक है। अगर उससे भी अगर काबू में नहीं आए तो उनके खिलाफ ईडी, आईटी वगैरह छोड़ दिया जाता है और कईयों को उससे काबू में कर लिया जाता है। तो इसलिए मीडिया सब सरकारी हो गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया। उसके अलावा न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जितने भी एजुकेशनल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके ऊपर सरकार ने सिर्फ कब्जा ही नहीं कर लिया है, लेकिन कब्जा कर कर वही चीजें करवा रहे हैं। एक तो ये जितनी एजेंसीज हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई वगैरह, इनको पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसलिए सारे संस्थानों में हम देख रहे हैं कि सरकार के कब्जे में आ गए हैं और सरकार के इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करे जा रहे हैं। प्रशांत जी, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ सिर्फ इस ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ? इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, लेकिन अभी अडानी का कोई
ऐसा खुलासा नहीं हुआ है। कई सारी शेल कंपनीज आई हैं सामने, उनका अडानी से कुछ कनेक्शन हो या ना हो ये हमको पता नहीं है, वो जांच का विषय है। लेकिन अंबानी की तो एक कंपनी आई है जिसने बहुत 500 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, एक क्विक सप्लाई मार्केटिंग करके कोई कंपनी है, वो तो अंबानी की ही कंपनी है, रिलायंस की कंपनी। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ खत्म हो चुका है? बहुत कमजोर कर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े अखबार या चैनल हैं, ये तो सरकार की गोदी में आके बैठ गए हैं और कोई अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं करते, सब झूठ और प्रोपेगेंडा ही फैलाते हैं, खासकर नफरती प्रोपेगेंडा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ऑल्टरनेट मीडिया जो इंटरनेट पर है या जो सोशल मीडिया पर है वो खड़ी हो गई। सरकार उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आईटी रूल्स और ये ब्रॉडकास्टर बिल वगैरह के जरिए, लेकिन अभी तक उनको अपने कब्जे में नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत तो कोशिश करते हैं, कर भी देते हैं कि कुछ का यूट्यूब अकाउंट बंद करा दिया, कुछ का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा दिया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कब्जे में नहीं कर पाए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ आम आदमी की पार्टी है, क्या कि वाकई आम आदमी पार्टी रह गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए खड़ी करी गई थी वो तो मकसद उन्होंने छोड़ दिया कि हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लोकतांत्रिक तरीके से अहम मुद्दों पर सोच विचार करके राजनीति करेगी। लेकिन वो सब तो उन्होंने छोड़ दिया, लोकपाल भी छोड़ दिया जिस आधार पर वो पार्टी बनी थी। और ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार भी काफी हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार में। शराब घोटाले में कितना भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है हुआ। ये दूसरी बात है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिर्फ एक अप्रूवर के बयान के आधार पर उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक इतना बड़ा मूवमेंट के बाद एक पार्टी बनाई गई जिसके बारे में लोगों को उम्मीद थी कि भाई ये दूसरी तरह की पॉलिटिक्स करेगी, लेकिन वो नहीं हुआ और ये पार्टी एक तरह से एक घटिया तरह की पार्टी बनकर रह गई। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਉਹਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? देखिए, कुछ तो ये जो खुलासा हुआ है इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। वही लोग बॉन्ड लेकर आए थे, उन्हीं को ज्यादातर ये बॉन्ड मिले, उन्होंने ही ज्यादा भ्रष्टाचार किया है बॉन्ड के जरिए। ये ठीक है कि कुछ ऑपोजिशन पार्टीज जो राज्य सरकारों पर काबिज थी उन्होंने भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन अधिकतर तो भाजपा नहीं। लेकिन उसके जरिए जो पैसा इकट्ठा किया 8,500 करोड़ तो सिर्फ भाजपा ने इकट्ठा कर लिया, उसका तो दुरुपयोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ? तो
12,500 करोड़ का खुलासा हुआ है, 4,000 करोड़ का अभी नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो 12 अप्रैल 2019 के बाद के जो बॉन्ड्स हैं उन्हीं का खुलासा किया जाए। उससे पहले 4,000 करोड़ के और आ चुके थे, उसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो खुलासा बाहर आया है वो तो बहुत भयानक है। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह लोगों को जागृति की तरह। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भाजपा की सरकार की वजह से आज लोकतंत्र बिल्कुल चरमरा चुका है, और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सरकार को हटाना पड़ेगा। उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमको ये सब सुधार करने के लिए, या जो जितना नुकसान कर दिया गया है हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों का, उसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सरकार को हटाए। प्रशांत जी, सारिया गल्लां चल रही ने, जी नहीं कर रहा कि तुहानूं छड्ड दईए, क्योंकि गल्लां बहुत ने, बहुत वड्डे मसले ने, पर समा सानूं इजाजत नहीं दे रहा। इत्थे भी जरूर दस दिओ कि मोदी ते शाह दी जोड़ी किवें है, ते अगे जिहड़ा हालात ने बीजेपी ते आरएस दा किहो जिहा रिश्ता रहा। देखिए, अब तो कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी ने सारे सिर्फ तंत्र को ही नहीं, सारी पार्टी को ही नहीं, बल्कि आरएसएस को भी बौना बना दिया है और अपने आप को ही बड़ा करने में सारा सरकारी पैसा, प्रोपेगेंडा और सारे तंत्र को लगा दिया है। उससे बहुत लोग पार्टी में भी नाखुश हैं और आरएसएस में भी नाखुश हैं। कई लोग कहते हैं कि आरएसएस ने भी इस चुनाव में अपना हाथ खींच लिया है। हो सकता है ये बात सही है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 56 ਇੰਚੀ ਛਾਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਵੱਧ गई है ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ है? बकवास है कि 56 इंच की छाती। जो इस तरह का जना होता है वो बहुत निहायती डरपोक भी होता है। तो मुझे लगता है यही बात सही है। जो अपने आप को बहुत प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई हम 56 इंच की छाती है, बहुत बड़े हैं, वही सबसे डरपोक भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी कि तुसीं अपना कीमती सਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੌਂਡ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।